तेरी सांसें तड़पाए हाय कैसे करूं मैं बयां मैंने के मागे हिते मुदुए नूरा हैंगुमियावी अविलेवी नेरिये नुम्बे नागे मागे नित्या में हायावी। इस वीडियो को देखने से पहले इससे जो पहली वाली वीडियो उसको ज़रूर देख लेना, वरना इस वीडियो में उतनी अच्छे से समझ में नहीं आएगा और उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब देखो डिटेल में बात करते हैं रिजोनेंस के ऊपर, क्योंकि रिजोनेंस तुम्हें बहुत जगह सुनने को मिलेगा। तो सबसे पहले आखिरकार करते हैं कि इस रिजोनेंस की ही समस्या दूर कर देते हैं, क्योंकि अभी हमने क्या देखा है कि जो बेंजीन रिंग के अंदर स्टेबिलिटी आ रही है और जो इसके कैरेक्टर देखने को मिल रहे हैं वो किसकी वजह से मिल रहे हैं, रिजोनेंस की वजह से। तो मेन इंपॉर्टेंट बात है कि आखिरकार रिजोनेंस होती क्या है। तो रिजोनेंस का कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो स्टार बना के लिखो रिजोनेंस इन बेंजीन या रिजोनेंस इन बेंजीन रिंग। अब देखो बात ऐसी है कि एक लड़का है जिसका नाम है स्वास्तिक। स्वास्तिक वही स्वास्तिक है जो मैक्सिमम टाइम वीडियो पे कमेंट्स करता है। मतलब जो मुझे नाम ऐसे याद हो गया कि लड़का है जो यूट्यूब वीडियो पे कमेंट्स करता है कि सर अच्छा समझ में आ रहा है फलाना ठिकाना, तो मुझे याद हो जाता है। इसी तरीके से एक दूसरा लड़का है जो यूट्यूब पे, मतलब ये दोनों लड़के जो यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं मुझे कमेंट्स करते हैं। ये है स्वास्तिक और ये है सुमित चौहान। अब बात कैसे करते हैं कि हम लोग क्या ली है इस यहाँ इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से काउंटिंग करते हैं। अब पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। तो हमने क्या किया कि हमने स्वास्तिक को और सुमित को क्या किया कि देखो बेटा तुम्हारे पास ये बेंजीन है, मतलब C6H6 दिया। तो हमने कहा देखो इनका स्ट्रक्चर देखो। तो स्वास्तिक ने कहा देखो भैया हमें जो डबल बॉन्ड दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं 2 और 3 के बीच में, 4 और 5 के बीच में और 6 और 1 के बीच में। जबकि कहा नहीं भैया देखो, उसने कहा, सुमित ने कहा स्वास्तिक से देखो तुम्हारी आदत गलत है। हमें जो डबल बॉन्ड दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं 1 और 2 के बीच में, 3 और 4 के बीच में और 5 और 6 के बीच में। अब दोनों में कन्फ्यूजन क्रिएट हुई। दोनों लोग मेरे पास आए, कहे देखो भैया स्वास्तिक अलग तरीके से देख रहा है, स्वास्तिक कहेगा भैया सुमित अलग तरीके से देख रहा है। हम कहेंगे दोनों शांत हो जाओ। हम क्या कहेंगे, दोनों शांत हो जाओ। इसको हम समझाते हैं किसकी हेल्प से, रिजोनेंस की हेल्प से। तो इस बात से क्या पता चला है कि जो बेंजीन रिंग के अंदर डबल बॉन्ड हैं वो अपनी जगह फिक्स्ड नहीं है, क्योंकि जो स्वास्तिक ने कहा वो भी सही है और जो सुमित ने कहा वो भी सही है। तो बात इस पे आती है कि ये रिजोनेंस क्या भला है। तो रिजोनेंस में क्या देखने को मिलता है कि ये डबल जो देखो सुनो, बेसिकली ये डबल बॉन्ड जो होते हैं तो इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड होते हैं और पाई बॉन्ड होते हैं, और जो तुम बॉन्ड की कहानी होती है वो बेसिकली होती इलेक्ट्रॉन की कहानी। समझे कि नहीं समझे? पाई बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिग्मा बॉन्ड में सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन जो पाई बॉन्ड होता है वो थोड़ी वीक होता है सिग्मा बॉन्ड के कंपैरिजन में। जब वीक होगा तो इसको इलेक्ट्रॉन भी वीकली टाइट, मतलब वीकली बॉन्डेड होंगे। और इन इलेक्ट्रॉन का डायरेक्ट कनेक्शन है किससे, चार्ज से। क्योंकि चार्ज के कॉन्सेप्ट से समझोगे तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से बात समझ में आ जाएगी। तो कई जगह तुम्हें देखने को मिलेगा कि यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, डी लोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन का मतलब होता है, लोकलाइजेशन मतलब क्या होता है, लोकलाइज मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह घुमा देना, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड कर देना। अब तुम कहोगे भैया डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों कर रहे हो। मान लो कुणाल ने पूछी कि भैया आप डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों कर रहे हो। कुणाल भी एक स्टूडेंट है जो वीडियो पे कमेंट्स करता है। मतलब मुझे इस तरीके से नाम याद होते जाते हैं तो मैं बीच बीच में ले देता हूँ नाम। तो इसने कहा डीलोकलाइजेशन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ। और अब कहानी आ रही है क्यों हो रहा है। तो बता दें कि जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज है, और चार्ज हमेशा क्या करता है, अपने आप को दूर घेरना। मतलब चार्ज देखो, पॉजिटिव चार्ज में रिपल्सन होता है, नेगेटिव चार्ज में रिपल्सन होता है। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होता है। और रिपल्सन करने से क्या करते हैं,
एक कोशिश करते हैं कि दूर दूर पहुंच जाएं ताकि कम रिपल्सन हो। देखो एक कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से समझो। देखो इस तरीके से समझो कि जैसे मान लो ये है, एक गाड़ी है, मतलब एक रूम है और गर्मी का मौसम है। तो गर्मी के मौसम में कोई भी एक दूसरे से चिपकना नहीं चाहता है क्योंकि सबको गर्मी लगती है। इसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे के आसपास नहीं रहना चाहते। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो जितना ज़्यादा चार्ज का डीलोकलाइजेशन होगा, मतलब जितना ज़्यादा चार्ज ज़्यादा एरिया में फेरा जाएगा, मतलब ज़्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड किया जाएगा, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी। क्योंकि देखो जो स्टेबिलिटी है वो समझ लो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिपल्सन है। अगर रिपल्सन कम है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है। और ये रिपल्सन किसकी वजह से था? इन इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो हमने क्या किया कि इन मतलब देखने को मिला कि चार्ज हो गए डिस्ट्रीब्यूटेड। तो कभी ये चार्ज देखो इस तरीके से कभी यहाँ पहुँचा, अगर ये वाला यहाँ पहुँचा तो ये वाला यहाँ पहुँचा, ये वाला यहाँ पहुँचा। देखो कहानी इस तरीके से है कि जब ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ आए होंगे ना, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन ने एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर दिया होगा। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या किए होंगे? ये वाली जगह छोड़ के ये पकड़ लिए होंगे। जब यहाँ दो इलेक्ट्रॉन आए होंगे तो यहाँ इन दोनों ने इसको रिपेल, तो इस तरीके से घूमता रहता है। तो हमें एक चीज़ देखने को मिली है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसके अंदर डीलोकलाइज होते हैं, मतलब घूमते रहते हैं। इसलिए इसका स्ट्रक्चर तुम्हें इस तरीके से देखने को मिलेगा और कई जगह इस तरीके से देखने को मिलेगा। मतलब जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो सर्कल के अंदर घूम रहे हैं, अपनी जगह स्टेबल नहीं है। और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं रेजोनेंस। क्या कहते हैं? रेजोनेंस। देखो मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को एक टॉपिक समझ में नहीं आएगा, बीच में लगाओ नहीं ने क्या समझा दिया है। तो मैं इतनी सिंपल सी बात कहूँगा कि चार्ज का एक जगह से दूसरी जगह जाना डीलोकलाइजेशन होता है। और चार्ज को जितना ज़्यादा डीलोकलाइज कराओगे, मतलब चार्ज को जितना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड करोगे, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी। उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी क्यों आएगी? क्योंकि उतना कम ही रिपल्सन होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई है? मेरे हिसाब से अब आ जानी चाहिए तुम्हारे दिमाग में। तो इस बात से पता चला है कि स्वास्तिक का भी स्ट्रक्चर सही है और सुमित ने जो देखा वो भी सही है। तो मतलब दोनों सही हैं। बात समझ में आई है कि नहीं? अब मान लो कार्तिक ने कहा, कार्तिक भी एक स्टूडेंट का ही नाम है। कार्तिक ने कहा भैया हम इनकी बात कैसे मान लें कि इसके अंदर रेजोनेंस हो रहा है। तो देखो रेजोनेंस कंडीशन के लिए कुछ शो करने वाली बात है। जैसे मान लो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो होते हैं उनमें जो बॉन्ड लेंथ होती है, बॉन्ड लेंथ मतलब होती है कि दो कार्बन के बीच की दूरी को हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। डबल बॉन्ड में जो बॉन्ड लेंथ हमें देखने को मिलती है वो होती है 134। और कार्बन कार्बन के जो सिंगल बॉन्ड होता है उनमें जो बॉन्ड लेंथ देखने को मिलती है वो होती है 154 पिकोमीटर। लेकिन जो बेंजीन रिंग होती है, ये मान लो इस तरीके से थोड़ा बड़ा बनाएं। देखो इस तरीके से अब तो समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात? मान लो 1 2 3 4 5 6 यहाँ डबल बॉन्ड बना लो, यहाँ डबल बॉन्ड बना लो, ये डबल बॉन्ड, मतलब ये सर्कल भूल जाए। तो इसका मतलब ये है कि ये जो बॉन्ड लेंथ है 1 और 2 कार्बन के बीच में, इसकी लेंथ क्या होनी चाहिए? 134। जो 2 और 3 के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 154 पिकोमीटर। लेकिन जब हमने देखा, ऑब्जर्व किया, तो इसकी जो बेंजीन रिंग के अंदर 1 से लेकर 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, इनकी जो है बॉन्ड लेंथ देखने को मिली है वो हमें मिली है कितनी? 139। 139 का मतलब होता है कि ये सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में लाई कर रही है। तो इससे चीज़ से क्या सिद्ध होता है कि ये स्ट्रक्चर रेजोनेंस शो कर रहा है। बात थोड़ी बहुत हिट करी कि नहीं करी है? अगर नहीं करी है तो थोड़ा रिवाइज कर लेना। अब देखो एक चीज़ तुम और ऑब्जर्व करना कि जो ज़्यादा स्टेबल होता है उसके पास एनर्जी कम होती है क्योंकि उसके अंदर रिपल्सन होता है कम। और जो अनस्टेबल होगा उसके अंदर एनर्जी होगी ज़्यादा। इसका मतलब होता है कि एनर्जी इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। इस तरीके से समझो, मतलब इस तरीके से अपन ने बना लिया, एक रूल बना लिया है। वैसे कोई रूल नहीं, लेकिन समझ लो कि जो एनर्जी होती किसी कंपाउंड की, किसी स्ट्रक्चर की,
वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसकी है, स्टेबिलिटी की। अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो उसकी एनर्जी कम होगी, अगर स्टेबिलिटी कम है तो एनर्जी होगी उसके पास ज़्यादा। तो इस चीज़ से हमें क्या देखने को मिलता है कि जो रिजोनेंस एनर्जी है बेंजीन रिंग की वो कितनी है, 50 है। अभी समझाएंगे इस 50 किलो जूल पर मोल। इस टॉपिक को एक जगह स्टार बना के लिख लो, इस पॉइंट को, इसको हम आगे चल के समझाने वाले हैं बहुत डिटेल में। अब देखो जो डबल बॉन्ड है उनकी जो पोजीशन फिक्स्ड नहीं है उसका एक एडवांटेज और देखो जैसे मान लो हमें मान के चलते हैं कि जो डबल बॉन्ड है वो अपनी जगह पे क्या है, फिक्स्ड है। तो Cl और Cl एक स्ट्रक्चर तुम्हारे पास ही रहा है और दूसरा स्ट्रक्चर रहा तुम्हारे पास A, मतलब डबल बॉन्ड हमने क्या करके रखे हैं, फिक्स्ड करके रखे हैं। तो तुम्हारे हिसाब से Cl और Cl ये दोनों आइसोमर होने चाहिए। आइसोमर मतलब होता है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, और ये दोनों डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं कि नहीं है, क्योंकि यहाँ जो क्लोरीन है ये डबल बॉन्डेड के यहाँ हैं और यहाँ सिंगल बॉन्ड के हैं, तो मतलब दोनों अलग अलग होने चाहिए। लेकिन हमें क्या देखने को मिलता है कि ए वाला और ए वाला दोनों एक ही हैं। तो इस बात से क्या शो होता है कि ये जो चार्ज है वो मतलब जो डबल बॉन्ड है वो अपनी जगह स्टेबल नहीं है। देखो थोड़ा हद तक समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, कोशिश करेंगे कि आखिरी में हर एक चीज़ बिल्कुल रिवाइज करा देंगे, हर एक चीज़ तुम्हें समझ में आ जाएगी। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट बात है कि कैक्यूले ने तो रिजोनेंस वाला दिया था, लेकिन बाकी लोगों ने भी इसके स्ट्रक्चर दिए थे। देखो एक ऐसा स्ट्रक्चर भी दिया गया था, ये दिया था दीवर ने 1867 में। एक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिया गया था, देखो ऐसा, ये दिया था क्लॉस ने, कब दिया था, 1867 में। और एक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिया गया था, ये किसने दिया था, एक दिया था बेयर्स ने, कब दिया था, 1892 में। लेकिन जो कैक्यूले का था रिजोनेंस वाला उसी को ही सही माना गया था, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें यही स्ट्रक्चर फुलफिल कर रहा था। अब एक इम्पॉर्टेंट तुम्हें बात और बताते हैं कि जो बेंजीन है ना, जो बेंजीन रिंग है वो फ्लैट होता है। फ्लैट मतलब होता है प्लेनर। अब इस प्लेनर का मतलब समझो, जिसे समझने में मुझे 10th क्लास में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि जो बेंजीन का जो एरोमेटिक चीज़ है ना मैंने 10th क्लास में ही पढ़ लिया था। देखो प्लेनर मतलब होता है कि जैसे मान लो ये बेंजीन इस तरीके से है, ये मान लो डबल बॉन्ड है इस तरीके से, तो जो मान लो इस तरीके से प्लेन में समझ गया कि नहीं, मतलब थाली सी रखी है, ये डबल बॉन्ड है। जो कार्बन है ना, कार्बन भी इसी में है। कार्बन ऐसे नहीं लगे हैं, कार्बन लगे हैं इस तरीके से। देखो अगर कार्बन इस तरीके से लगे होते तो प्लेनर नहीं कहलाता, कार्बन है बिल्कुल इस तरीके से, समझ रहे ना, कि एक ऐसा लगा है, एक ऐसा लगा है और एक ऐसा लगा है, और देखते जाओ एक ऐसा लगा है। वैसे हर डाउट्स क्लियर कर देंगे, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को रिपल्सन वाली थ्योरी समझ में नहीं आ रही होगी, इस तरीके से लगे हैं। अगर ये बॉन्ड इस तरीके से उठे होते ना तो इसे प्लेनर नहीं बोलते। अब एक टॉपिक समझाते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन एंड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। यहाँ से तुम्हें समझ में आ जाएगा, और जो रिपल्सन वाली कहानी चल रही है वो भी यहाँ क्लियर हो जाएगी। देखो अब हम पढ़ने वाले स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन एंड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत चीज़ तुम्हें समझ में आएगी, तो स्टार बना के लिख लो, स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन एंड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम समझते हैं कि एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन मतलब क्या होता है। देखो जैसे तुमने अभी कभी पढ़ा हो कि जो मल्टीपल बॉन्ड है, जैसे मान लो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड लाने में जितनी एनर्जी का चेंज आता है
उसी को बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। देखो इसे हाइड्रोजनेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें अगर ये मान लो इस तरीके से चेंज हुआ है तो इसका मतलब है कि यहाँ हाइड्रोजन आया है और यहाँ हाइड्रोजन आया है। मतलब हाइड्रोजन जब हमने ऐड किया कंपाउंड में तो कितनी एनर्जी में चेंज आया है। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों की बात समझ में नहीं आ रही होगी। देखो समझो, जैसे मान लो इस कंपाउंड की एनर्जी है कितनी, इस कंपाउंड की एनर्जी हम मान के चलते हैं 180। समझ में आई कि नहीं आई है। और इस कंपाउंड की हम एनर्जी मान के चलते हैं 120। तो बताओ चेंज इन एनर्जी कितना है, फाइनल माइनस इनिशियल कितना आया है, -60। माइनस मतलब देखो माइनस का जस्ट इतना मतलब है कि हीट निकली है। अगर यही चीज़ पॉजिटिव आ जाती तो इसका मतलब है कि एनर्जी की ज़रूरत पड़ी है। समझे कि नहीं समझे, तो इतनी का चेंज आया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मेन पर्पज़ ये कि तुम्हें समझ में आना चाहिए। मेन पर्पज़ ये नहीं है कि मुझे पढ़ाते जाना चाहिए, मेन है कि तुम्हें हर चीज़ समझ में आनी। तो ग्राफ से समझाते हैं। देखो बेसिकली ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, हम ग्राफ बनाते हैं। देखो ग्राफ मान लो ये रही पोटेंशियल एनर्जी मतलब एनर्जी, और ये रहा मतलब टाइम, मतलब कोई भी एक्सेस मान लो। देखो इसकी एनर्जी मान के चलते यहाँ है, ये क्या है 180, और इसकी एनर्जी है क्या, ये रही 120। तो मान लो कुछ इस तरीके से एनर्जी है। अरे भाई ये तो कम से कम पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा। और जो 60 आया ना, तो इन दोनों का जो बीच का डिफरेंस है, ये मैंने ऐसी रैंडमली बना दी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन जस्ट बता रहा हूँ कि इसका क्या मतलब है। अगर मान लो ऐसा ग्राफ बना होता कि ऐसा, तो इसका मतलब पता है क्या है कि रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, तो डेल एच की वैल्यू क्या आती, पॉजिटिव आती। जस्ट समझा रहे हैं जाके ताकि तुम्हें और आगे काम आएगा। देखो अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास है साइक्लोहेक्सेन, क्या है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का हम क्या कराने वाले, इसको कहते हैं साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। इसका हम क्या कराने वाले, हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन मतलब होता है कि इसमें हाइड्रोजन ऐड करने वाले हैं, किसकी प्रेजेंस में, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे बोर हो रहे होंगे और कुछ बच्चे तो मैदान छोड़ के भाग गए होंगे, कहेंगे सच स्किप ही कर देते यार। देखो अब हम क्या करने वाले हैं, हाइड्रोजन ऐड करने वाले, मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, एक हाइड्रोजन जाएगा यहाँ, तो स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरीके से। और जो चेंज इन एनर्जी आएगा वो आएगा -1.5 किलो जूल पर मोल। अब समझाते हैं इसका मतलब। देखो यहाँ एक हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, 1 2 3, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ। तो अगर तुम काउंट करते हो तो इसके अंदर कितने हाइड्रोजन हैं, मतलब इनिशियली देख रहे हैं सब, मतलब इसको अभी ऐड नहीं करना है, नहीं तुम इसको भी ऐड करके काउंट करना स्टार्ट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके अंदर कितने हाइड्रोजन हैं, 10 हाइड्रोजन। कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन हैं। तो इसका एटॉमिक मास कितना होगा, सॉरी मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, मॉलिक्यूलर होगा 10 × 12 × 6, 12 × 72 82। मतलब अगर तुम्हें कितना लोगे, 82 ग्राम, क्या लोगे 82 ग्राम। और ये कितना होगा, ये होगा 84 ग्राम। अगर 82 ग्राम से 84 ग्राम बनता है ये, तो इसमें हीट पता कितनी निकलेगी, 119,512, 1,19,500 जूल एनर्जी निकलेगी। मतलब जब 82 ग्राम में तुम 2 ग्राम हाइड्रोजन ऐड करोगे ना, तो उससे
इतनी हीट निकलेगी। थोड़ा दिमाग में क्लिक हुआ कि नहीं हो रहा है? अगर नहीं आ रही बात तो यहाँ बताओ। नहीं अभी तो बता भी नहीं सकते, थोड़ी ऑफलाइन है। मतलब बेसिकली समझ में आना चाहिए कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब अगर तुम 82 ग्राम इसको लोगे और 2 ग्राम लोगे इसको, इन दोनों अगर ये कराओगे तो ये कंपाउंड ए बनेगा, तो इसमें से इतनी हीट निकलेगी। मेन पर्पज़ ये समझाने का। तो इसका मतलब ये है कि अगर तुम बेंजीन रिंग का हाइड्रोजनेशन करा रहे हो 3H2 कैटलिस्ट यूज़ करो, तो प्रोडक्ट बेसिकली इस तरीके से बनना चाहिए। मतलब ए प्रोडक्ट और ए प्रोडक्ट दोनों एक से हैं। इसका नाम क्या रखो? इसका नाम होता है साइक्लोहेक्सेन। देखो साइक्लोहेक्सेन, देखो बेसिकली एक बॉन्ड से एनर्जी कितनी निकल रही है? इतनी। तो 3 बॉन्ड से एनर्जी कितनी निकलेगी? इसका 3 का मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका जो आंसर आएगा डेल एच की वैल्यू कितनी आएगी? -358.5 किलो जूल पर मोल। देखो वही बात है, 6 × 12, 12 छंग 72 और 78 ग्राम, 2 6, मतलब 78 ग्राम जब तुम बेंजीन लोगे और 6 ग्राम लोगे तुम हाइड्रोजन, तो उसमें से हीट इतनी निकलनी चाहिए। कितनी? 358,500, 3,58,500 जूल एनर्जी निकलनी चाहिए। लेकिन इतनी एनर्जी नहीं निकलती है। क्यों नहीं निकलती है? क्योंकि जब तुम बेंजीन का हाइड्रोजनेशन कराते हो, क्या कराते हो? बेंजीन का जब हाइड्रोजनेशन कराते हो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो इससे जो साइक्लोहेक्सेन बनता है, इसमें हीट की वैल्यू निकलती है -208.1 किलो जूल। मतलब निकलनी चाहिए थी इतनी, लेकिन निकल रही है इतनी। तो मतलब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? अगर इसमें और इसमें तुम डिफरेंस निकालोगे 358.5, 208.1, 4051, मतलब 50.4 किलो जूल पर मोल। और ये जो आंसर आया ना 150.4 किलो जूल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। ये क्या है? रेजोनेंस एनर्जी है। देखो अब इसको समझते हैं ग्राफ से, तो ग्राफ से तुम्हें और अच्छे से क्लियर समझ में आएगा, लेकिन एक एक पॉइंट बहुत ध्यान से देखना। देखो ग्राफ देखना, ढंग से देखना है। ग्राफ है कुछ इस तरीके से, ये रिएक्शन है और ये है एनर्जी। समझे कि नहीं समझे? जो हमारे पास साइक्लोहेक्सेन है ये रहा, उसकी पोजीशन ये रही, और हम मान के चलते हैं कि इसकी एनर्जी है 100 जूल। समझे कि नहीं समझे? इसकी एनर्जी 100 जूल। और जो हम अपने दिमाग से मान रहे हैं, मतलब जो कैलकुलेशन करके निकाल रहे हैं, उसका मतलब ये है कि जो बेंजीन रिंग है उसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए? उसकी एनर्जी होनी चाहिए, देखो कितने का चेंज आ रहा है? 358.5, 5854, मतलब इसकी एनर्जी होनी चाहिए 458.5 जूल एनर्जी। मतलब हमारे हिसाब से बेंजीन जो है उसकी एनर्जी इतनी होनी चाहिए। ये जो साइक्लोहेक्सेन है इसकी एनर्जी तो फिक्स्ड है, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो मतलब रिएक्शन कुछ हाइड्रोजनेशन हुआ तो रिएक्शन कुछ इस तरीके से हुई होगी। ये मान लो हाइड्रोजनेशन का जो है उसकी रिएक्शन का पाथ है। तो अगर तुम देखोगे कि ये मान लो सेकंड स्टेज है और ये मान लो फर्स्ट स्टेज है, तो चेंज इन एच मतलब क्या होता है? 2 - 1। तो आंसर आता है क्या अपने पास कि 100 - 458.5 जूल। मतलब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि माइनस आता -358.5 जूल। इसका मतलब जो ये आ रहा है, इसका मतलब ये है कि चेंज इन एनर्जी, मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में आया होगा तो इतनी एनर्जी का चेंज आया होगा। लेकिन रियली में इतना चेंज नहीं होता है। रियली में जो चेंज देखने को मिलता है वो आता है 208.1 का। कितने का? 208.1 का।
तो 208 पॉइंट देखने का मतलब ये है कि यहाँ जो बेंजीन होगा, ये जो बेंजीन होगी, ये रही बेंजीन, उसकी एनर्जी 458.5 जूल नहीं होगी। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? बात फील हो रही है कि नहीं हो रही है? मतलब इसकी एनर्जी इतनी नहीं होने वाली है। इसकी बेंजीन की जो एनर्जी है वो है कितनी? 308.1 जूल। और ये पाथ तो मान लो, चलो सेम मान लेते हैं, और पाथ मान लो कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से। तो मेन जो हमारा कहने का मतलब था कि जितनी कम एनर्जी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो ये रहा इतने का चेंज। और जो तुम यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच का जो चेंज आता है ना, ये जो चेंज, इसी को बोलते हैं हम क्या? रिजोनेंस एनर्जी। अब मतलब समझ में आया कि रिजोनेंस एनर्जी का क्या मतलब होता है। और इसका तुम चेंज निकालोगे तो 4.051 150.4 जूल आता है। अगर मान लो कि तुम इसको किलो जूल में ले रहे हो तो इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर लेना। मेन इंपॉर्टेंट कन्वर्ट नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक समझना। तो इस बात से क्लियर हो जाता है कि जो बेंजीन है उसकी एनर्जी यहाँ है, ना कि यहाँ। और जितनी कम एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी आती जाएगी। और देखो, कोई भी रिएक्शन जो होती है ना, वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए होती है। तो इसलिए देखो, जो प्रोडक्ट होता है ना, प्रोडक्ट की तुम्हें ज़्यादातर एनर्जी मिलेगी वो रिएक्टेंट से कम देखने को मिलेगी अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है। मतलब अपनी मर्जी से जो करते हैं ना लोग, वो खुश रहने के लिए ही करते हैं। अगर अपनी मर्जी से कोई मतलब लव मैरिज कर रहा है ना, तो ये सोच के रहता है कि उसे खुश रहना है, वो बात में क्या होता है उससे मतलब नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि इतनी छोटी छोटी सिंपल सी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं इसके ऊपर, क्या? ऑर्थो, पैरा, मेटा, ए वाली कहानी के ऊपर, क्योंकि वो जस्ट यही टॉपिक रहेगा जो तुम्हें समझने की ज़रूरत है। तो देखो, जैसे मान लो तुम्हारे पास ये बेंजीन है, बेंजीन रिंग थोड़ी बड़ी बनाते हैं, ये मान के चलते हैं बेंजीन रिंग है। इसमें से तुम कोई भी एक पोजीशन डिसाइड कर लो कि कार्बन नंबर 1 तुम्हें किसे देना है। हम मान के चलते हैं कि कार्बन नंबर 1 हमने इसको दे दिया है, और कार्बन नंबर 1 बिस्तर, मतलब यहाँ मान लो कुछ अगर ग्रुप अटैच हो उसको 1 मान लोगे। अब देखो, हम मान के चलते हैं कि यहाँ CH3 अटैच्ड है। तो देखो, इस पोजीशन को और इस पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो, और इसे सिंपली O से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? O से डिनोट करते हैं। अब बढ़ते हैं आगे की। देखो, इस पोजीशन को और इस पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं मेटा, और इसे करते हैं M से डिनोट। और जो पोजीशन ए वाली पोजीशन होती है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? पैरा, और इसे डिनोट करते हैं सिंपल P से। तो अगर मान लो तुम्हारे पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, ये बेंजीन रिंग ए रहा, मतलब चाहे इस तरीके से बना, इस तरीके से, बात एक ही सही है, उससे कोई मतलब नहीं होता है। देखो, अगर किसी का मन करे तो यहाँ डबल बॉन्ड बना लेना, यहाँ बना लेना, यहाँ बना लेना, बात एक ही है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब मान लो कि ये CH3 यहाँ लगा है, एक CH3 और एक CH3 लगा है यहाँ। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ ये वाला CH3 कौन सी पोजीशन पे लगा है, तो अगर इसको पहला दोगे तो उसको जस्ट बगल वाले को तुम ऑर्थो दोगे। अगर तुम इसका नाम लिखना चाहोगे तो इसका होगा नाम ऑर्थो एक्सिलीन। ये ऑर्थो, मेटा, पैरा, ये बहुत अच्छे से याद रखना, बहुत ज़्यादा काम आता है। अब देखो, जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड रिंग होती ना, अगर मान लो सिंपल सी इस तरीके से रिंग लिखी रही है, तब भी किसी प्रकार का रेजोनेंस मतलब आइसोमर शो नहीं करेगी। और अगर मान लो रिंग इस तरीके से है और इसके अंदर ऊपर कुछ लगा है, तब भी ये कोई भी आइसोमर शो नहीं करेगी। आइसोमर तभी आएगा जब इस रिंग में कम से कम 2 सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप ऐड होने चाहिए। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो ये आइसोमर तुम्हें कब देखने को मिलेगा? जब कम से कम डाई सब्स्टिट्यूटेड हो, डाई
सब्स्टिट्यूटेड एरीन। डाई मतलब 2 और सब्स्टिट्यूट मतलब एक ग्रुप। तो मुझे उम्मीद है कि इतनी सिंपल सी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। और कई जगह जो ऑर्थो होता है ना, ऑर्थो को 1,2 पोजीशन बोलते हैं, और जो हमारे पास मेटा होता है उसको हम 1,3 बोलते हैं, और जो हमारे पास एक आखिरी चीज़ रह गई है जिसका नाम है पैरा, उसको हम लोग बोलते हैं 1,4। ऑर्थो, मेटा और पैरा। क्योंकि अगर इसको 1 दोगे इसे तुम 2 दोगे, इसको 2 दोगे, इसको 2 दोगे, इसको 3 दोगे और इसको 3 दोगे, तो इसको तुम्हें 4 दोगे, क्योंकि इन दोनों का मतलब एक ही है और इन दोनों का मतलब एक ही है, तो ये तो फिर एक पोजीशन पे है ही। तो अगर तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं भैया हम इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6 देंगे, तो देखो 1,6 जो है ना, 1,6 ये ऑर्थो कहलाएगा, और 1,5 होगा वो मेटा कहलाएगा। ये होगा ऑर्थो और 1,5 होगा क्या, मेटा। तो मुझे उम्मीद है कि अब कोई दिक्कत इस टॉपिक में तो नहीं आनी चाहिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है हक्कल्स रूल्स। हक्कल्स रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से पता चलता है कि कौन कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है। तो उस टॉपिक को जरूर देखना और जितने पॉसिबल होंगे उसमें क्वेश्चंस करेंगे।